आप अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गए हैं और आपका एक दोस्त जो 40,000 रुपए महीना कमाता है बोल रहा है यार बहुत तंगी चल रही है। एक दोस्त 50,000 रुपए कमाता है, बोलते हैं यार महीने में पैसे बचते ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो गए। और आप 30,000 रुपए कमाते हैं लेकिन तब भी आप हर महीने 5,000 रुपए बचा पा रहे हैं। तब भी आपके दोस्तों को पता भी नहीं है कि आपका कॉर्पस 10 लाख रुपए हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि उस पॉइंट पे आपको लगे कि यार मैं गरीब ही रह गया, वो 40-50,000 रुपए कमा रहे हैं, मैं 30,000 रुपए में भी झुलस रहा हूं। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप एक्चुअली ना सिर्फ इन दोनों दोस्तों से बट शायद भारत के 90% लोगों से ज्यादा अमीर है। इस वीडियो में ना 5 फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। वो मैट्रिक्स जो आपको कन्विंस कर देंगे कि आपके दोस्त एंड 90% ऑफ दिस कंट्री शायद गरीब है, गरीबियत का माइंडसेट रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी 30,000 रुपए की नौकरी में 5,000 रुपए बचा पा रहे हैं एंड अपने पैसे को एक स्पेसिफिक ढंग से खर्च कर पा रहे हैं, आप शायद जितने अपने आप को अमीर समझते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पास अमीरियत का माइंडसेट है, द माइंडसेट ऑफ द रिच। फाइनेंशियल मैट्रिक नंबर 1, द क्राइसिस मैट्रिक। मेरे पास एक लैपटॉप है, लेट्स से मैं एक फ्रीलांसर हूं, महीने में ऑन एन एवरेज 25-30 हजार रुपए कमा पाता हूं। लैपटॉप मेरे फ्रीलांसिंग करियर का कंप्लीट जरिया है। ये अगर ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं दुनिया से कनेक्ट करता हूं, क्लाइंट्स को कनेक्ट करता हूं, अपना काम करता हूं, वो डिलीवर करता हूं एंड अपने पैसे कमाता हूं। एंड ये लैपटॉप अचानक से खराब हो जाए, 40,000 का लैपटॉप है एंड ये जवाब दे देता है अब आप इसको ठीक नहीं कर सकते, एक नया लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास बैंक में पैसे ही नहीं है, 40,000 रुपए भी नहीं है। ये काल्पनिक क्राइसिस नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है, राइट? कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी लैपटॉप टूट गया, कभी मोबाइल फोन टूट गया, कहीं हेल्थ इमरजेंसी आ गई एंड आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये सारे इमरजेंसी इवेंट्स, क्राइसिस इवेंट्स एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के साथ आते हैं। एंड हैरत की बात पता क्या है कि मोस्ट ऑफ दिस कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस इमरजेंसी क्राइसिस। 75% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, उसको कैसे हैंडल किया जाए कोई फाइनेंशियल जरिया नहीं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां लिखा था कि 29% ऑफ ऑल इंडियंस क्लेम कि 15 तारीख तक आते आते उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। तो अगर आप हर महीने 500 रुपए, 1,000 रुपए सेव कर कर उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, यू आर रिचर देन 75% इंडियंस। एंड मैं अक्सर ये बोलता हूं कि इस इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो डिजायरेबली 3 से 6 महीने का आपके महीने का जरूरती खर्चा होना चाहिए। तो जो वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर महीने खर्च करने ही पड़ते हैं, आपका रेंट हो गया, आपकी ईएमआई हो गई, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, उसको 3 से 6 गुना मल्टीप्लाई करिए और उतना पैसा आपके पास हमेशा अपने बैंक में होना ही चाहिए। अब उस तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने सेव करना पड़ेगा। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जहां एवरेज सैलरी 35,000 रुपए महीना है एंड मान लीजिए आपके खर्चे 20-25 हजार रुपए हैं, तो आपको किसी भी पॉइंट पे 75 से 1.5 लाख रुपए अपने बैंक में रखने चाहिए एज योर इमरजेंसी और क्राइसिस फंड। छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3 ये नंबर ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि खर्चे कम होंगे एंड जरूरतें भी उसी हिसाब से कम होंगी। लेकिन आप ही सोचेंगे जो मेरे दोस्त 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं वो इमरजेंसी फंड क्यों नहीं सेव कर पाते हैं? मैं 30,000 रुपए में कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि वो फंस गए हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप में। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी जिंदगी में ऐसे खर्चे जोड़ लेते हैं जो जरूरत के नहीं हैं लेकिन लाइफस्टाइल अपग्रेड्स हैं। तो वो टीवी की ईएमआई आ गई, फोन का ईएमआई आ गया, गाड़ी की ईएमआई आ गई, घर का ईएमआई आ गया, फलाना ढमका, एंड सडनली आपकी जरूरत के खर्चे हर महीने इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आपकी आमदनी भी पूरी नहीं पड़ पा रही। 30,000 रुपए कमाकर अगर कोई 2,000 रुपए महीना बचाता है, वो 50,000 रुपए कमाकर कुछ भी ना बचाए उससे ज्यादा अमीर है। क्योंकि इमरजेंसी के दौरान पहला वाला इंसान अपनी इमरजेंसी फंड से उस इमरजेंसी को हैंडल करेगा, दूसरा वाला इंसान इंस्टेंटली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, पर्सनल लोन ले लेगा एंड लोन्स के चंगुल में फंस चुका होगा। एंड ऐसी कहानियां ना बहुत है। मैं हाल ही में एक इंसान से बात कर रहा था, 30,000 रुपए महीना कमाते हैं, 5,000 रुपए महीना सेव करते हैं और उस सेविंग में इन्वेस्टमेंट भी होती है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत इमरजेंसी फंड भी है। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड कॉलेज का, 60,000 रुपए कमाता है, बढ़िया सी गाड़ी ली हुई है, सोशल मीडिया पे जिंदगी लगती है कि बहुत अमेजिंग चल रही है,
एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही वाज एक्चुअली वेरी जेलस ऑफ हिज फ्रेंड कि यार दोनों सेम कॉलेज गए, मोटा मोटा सेम नौकरियां भी ली, लेकिन 2 ही साल के अंदर ये 60,000 रुपए कमा रहा है, गाड़ी भी ले ली है, सोशल मीडिया पे पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये वो वगैरह। एंड फिर एक स्कूल का रियूनियन हुआ, वो उस दोस्त से मिला एंड बातों बातों में पता चला कि दूसरा दोस्त जो है उसके 3 क्रेडिट कार्ड हैं, तीनों पे 1.5 लाख रुपए मैक्स आउट हो चुके हैं एंड 60,000 रुपए में से वो 22,000 रुपए हर महीना क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरता है। गाड़ी का लोन अलग है और फिर जिंदगी जीने के पैसे अलग, कुछ भी सेव नहीं कर पाता। अब आप बता दीजिए इन दोनों में से अमीर कौन है? फाइनेंशियल मैट्रिक नंबर 2, द डेट टू इनकम रेशियो। 90% इंडियंस को पता ही नहीं है कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम आपको इस 100 रुपए में कितना लोन लेना चाहिए या कितनी आपकी ईएमआई का बर्डन होना चाहिए ऑन दिस 100 रुपीज सैलरी, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग बोलेंगे 20 से 40 रुपए, मतलब 20 to 40% आपकी इनकम का आपकी ईएमआई की तरफ जा सकता है। यू नो व्हाट, सही जवाब। लेकिन अगर ये चीज सही है तो डेटा कुछ और बोलता है। ऑन एन एवरेज जिन लोगों ने कर्ज उठाए हुए हैं उनका डेट ईएमआई टू इनकम रेशियो 48% है, मतलब महीने की आधी तनख्वाह सिर्फ ईएमआई सपोर्ट करने में ही चली जाती है। एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कि आप कोई और लोन तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी और लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो पे डिटरमिन होती है कि आपकी सैलरी में से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फिक्स्ड रूप से देनी ही पड़ेंगी। आपका किराया हो गया, आपकी ईएमआईज हो गई, तो ये तो आपको देना ही देना है। जो बाकी बच जाएगा उसी से आप एक नया लोन सपोर्ट कर पाएंगे ना। तो अगर ये रेशियो या ये अमाउंट ही ज्यादा नहीं है तो आपको लोन तो मिलने से रहा। नंबर 2, आप क्योंकि बचे हुए 50% में अपनी पूरी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो आपका पोटेंशियल टू सेव नियरली 0 होगा। तो इन्वेस्ट तो आप खाक करेंगे एंड इसका मतलब जिंदगी में कोई भी नई जरूरत आए जो वाकई में जरूरी है उसके लिए आप फिर से एक और लोन लेंगे एंड आपका पूरा फोकस फिर बन जाएगा कि कैसे मैं अपनी तनख्वाह बढ़ा पाऊं। आपका फोकस फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट पे नहीं होगा, अर्निंग मोर पे हो जाएगा। एंड दैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज द रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट मनी। क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करता हूं जहां अगर मैं लोगों से पूछूं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि मार्केट नंबर क्या है, वो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है, मेरे जो कंपल्शंस हैं, मेरे जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके तहत मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। भाई, आपकी जिंदगी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके ऊपर अगर लोन चल रहे हैं तो वो कंपनी को पे करना जरूरी नहीं है। आपके ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन है तो उसकी वजह से मैं आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। प्लीज रिकॉग्नाइज सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग और योर सैलरी इज द फैक्ट कि आपने अपनी जिंदगी में इतने खर्चे कर दिए हैं कि जिस रोल के लिए मार्केट सैलरी जो है उससे आपको ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि आप वरना अपनी जिंदगी सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही मेट्रिक पे निर्भर करता है, योर डेट टू इनकम रेशियो। अब इसमें ना एक बहुत कंसर्निंग चीज है, आज की जनरेशन, एक्चुअली आज की जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आज के एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। लोन या क्रेडिट मिलना ना बहुत आसान हो चुका है। आप एक ऐप डाउनलोड करो, 20-25 हजार रुपए का लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। पर्सनल लोन मिलना इतना आसान हो चुका है, गाड़ी का लोन मिलना आसान हो चुका है, घर का लोन मिलना आसान हो चुका है। तो एक तरीके से पूरा जनरेशन रेज किया जा रहा है विद दैट बिलीफ कि जो पैसा आपका नहीं है उस पैसे को लेकर एक जिंदगी खरीद पाना इज पॉसिबल। इनफैक्ट इट्स द राइट थिंग टू डू, क्योंकि दुनिया के सामने आप कूल दिखेंगे, इंस्टाग्राम पे आप दिखा पाएंगे कि आपके पास कितनी चीजें हैं। जब आप एक मर्सिडीज चलाते जाते हैं तो किसी को नहीं पता कि वो कर्ज पे ली हुई है या कैश डाउन ली हुई है। यू आर स्टिल द कूल पर्सन ड्राइविंग द मर्सिडीज एंड ये विश्वास जगने लगता है that this is the way to win life, which is not। तो ये डेट टू इनकम रेशियो ना और खराब हो जा रहा है। फाइनेंशियल मैट्रिक नंबर 3, द इन्वेस्टमेंट टू इनकम रेशियो। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, आपको क्या लगता है उसमें से कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ज्यादातर लोग बोलेंगे 10-20 रुपए तो करना ही चाहिए, मतलब 10 to 20%। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन असलियत कुछ और बताती है। यंग इंडियंस, मतलब 18 से 35 साल के उम्र वाले इंडियंस
सिर्फ 58% लोग इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से सिर्फ 39% म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट 18 to 21, जो कि बहुत टाइट रेंज है, अभी तक शायद कमाना शुरू भी नहीं किया होगा, उनका सर्वे हुआ था। 79% लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग और स्टॉक्स आर बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि 82% ऑफ ऑल ट्रेडर्स लूज मनी? फिर अनदर 13 to 15% पीपल मेक मनी बट 1 लाख रुपये a year, 1 लाख रुपए। और सिर्फ 2 से 3% ट्रेडर्स हैं इस देश में जो 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं साल के बेसिस पर। अब आपको लगेगा यार हम रॉकस्टार हैं, हम उस 2 से 3% में होंगे, लेकिन डेटा ना लाई नहीं करता है, एंड डेटा जज्बाती नहीं होता। द आइडियल इन्वेस्टमेंट टू इनकम रेशियो इज 20%। मतलब 100 रुपए में से 20 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड मेरा ये पर्सनल मानना है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एक्टिवली एंगेज ना करें अपने। अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई और आपके लिए कोई म्यूचुअल फंड संभाल रहा है, एंड ये म्यूचुअल फंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रीजनेबली प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे 12 से 13%, मिड कैप करेंगे 15 से 16%, स्मॉल कैप करेंगे 18 से 20%, आपको लगेगा यार ये बहुत ही बोरिंग नंबर है। लेकिन अगर ऑन अ ब्लेंडेड लेवल आप 15 से 18% अपने पोर्टफोलियो को हर साल बढ़ाते हैं, तो हर 4 साल में आपका पैसा दुगना होगा। विच मीन्स अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा 16 से 32 गुना हो चुका होगा। एंड इसके लिए ना आपने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया होगा। इसके लिए आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करी होगी। इसके लिए आप फोन पे बैठे हुए या 9:15 बजे स्क्रीन पे लॉग इन, 3:15 बजे तक स्क्रीन पे ही अटके हुए हैं, वो सब नहीं किया होगा। आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने सेम तारीख पूरी शिद्दत के साथ, एंड अपने पैसे को धीरे धीरे आराम से बढ़ता हुआ देखेंगे। 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना अगर शुरू किया, 45 साल तक इतना पैसा कि आप सेफली रिटायर कर सकते हैं, एंड आपका बना हुआ कॉर्पस आपकी बची हुई जिंदगी को आराम से निभा सकता है। अब इन्वेस्टिंग करते हुए ना 2-3 गलतियां अक्सर मैंने देखी हैं जो लोग करते हैं। नंबर 1, मुझे ना समझ नहीं आता है, मुझे ना स्टॉक मार्केट डरावना लगता है, मुझे ना पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो शुरू नहीं करते हैं। और अगर आप शुरू नहीं करेंगे ना, आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी राय लीजिए, एक निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उसकी एसआईपी शुरू कर दीजिए। वो नहीं करना है तो एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। आप लिक्विड फंड में कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म फंड में कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म फंड में कर सकते हैं, आप मनी मार्केट फंड में कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में कर सकते हैं। इससे कम से कम स्टॉक मार्केट का रिस्क आपको नहीं लेना पड़ेगा, एंड थोड़ी सी आदत तो पड़ेगी कि इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। दूसरी गलती, बिना इमरजेंसी फंड, बिना हेल्थ इंश्योरेंस, बिना लाइफ इंश्योरेंस के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्त, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो गई, हेल्थ इमरजेंसी हो गई, या आपकी जिंदगी को कुछ हो गया, तो आपका परिवार या आप सुरक्षित रहेंगे। एंड उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हर महीने थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में जाए, एंड उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में पैसा डालें। गलती नंबर 3, मुझे पता ही नहीं मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं फोमो में इन्वेस्ट करता हूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी ने बोला ये स्टॉक खरीद ले, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने बोला बिटकॉइन खरीद लो, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने बोला यार यहां कुछ बड़ा होने वाला है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, जज्बात से मत करिए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से बोरिंग इन्वेस्टिंग होती है, जहां आप हर महीने सेम डेट पे पूरी शिद्दत के साथ एसआईपी कर रखे हैं, एंड उसी पे चलते रहेंगे। एंड देन गलती नंबर 4, मोटिवेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि जब मोटिवेशन होगी, सारे महीने के खर्चे के बाद पैसा बच जाएगा, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी महीने नहीं मन कर रहा इन्वेस्ट करने का, या पैसे ही नहीं बचे, नहीं करेंगे। ये होती है गरीबियत की माइंडसेट, जहां आप कमाते हैं, फिर खर्चा करते हैं, और जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। अमीरियत की माइंडसेट होती है, आप कमाते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बच जाता है उसमें अपना महीना चलाते हैं। अमीरियत की माइंडसेट में मोटिवेशन नहीं आता, डिसिप्लिन आता है। फाइनेंशियल मैट्रिक नंबर 4, द डिस्क्रिशनरी स्पेंड टू इनकम रेशियो। जब मैं अपने ये वीडियोस बनाता हूं, खासकर शॉर्ट्स, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। ये देखो यार, अंकुर वारिकू की अगर सुनेंगे तो कच्चे भी खरीद नहीं पाएंगे, अंकुर वारिकू की सुनेंगे तो दांत टूट चुके होंगे और उस समय बहुत करोड़ों रुपए होंगे, अंकुर वारिकू की सुनेंगे तो जिंदगी जीना ही बंद कर देंगे। मैं इसमें यकीन नहीं करता हूं। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जीता हूं, एंड इन्वेस्ट भी करता हूं, एंड ये दोनों चीजें संभव है। आपका पैसा जरूरत की तरफ जा सकता है, आपकी इच्छाओं की तरफ जा सकता है,
और आपकी इन्वेस्टिंग की तरफ भी जा सकता है। फर्क है कि कितना पैसा हर एक बकेट में। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड मतलब वो पैसे जो आप अपने खुशी के लिए खुद पे खर्च करते हैं, माँ बाप पे खर्च करते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं, अपने पार्टनर पे खर्च करते हैं। वो अपनी इच्छाओं पे खर्च होते हैं, अपने अरमानों पे खर्च होते हैं। आपको फोन लेना है, लीजिए। आपको वेकेशन पे जाना है, जाइए। आपको गाड़ी खरीदनी है, खरीदिए। आपको वो फैंसी टीवी खरीदना है, वो बढ़िया सा मॉनिटर लेना है, कुछ और महंगा खरीदना है, बे इंतहा पूरी इच्छा के साथ, लेकिन बजट में। एन आइडियल रेशियो है 30%। अब मैं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिंग आप 20% करिए, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड 30%। वाह, ज्यादा पैसा क्यों? क्योंकि वो 20% इन्वेस्टिंग का धीरे धीरे बढ़कर कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। आज के लिए ये 30% काफी रहेगा। तो फर्ज करिए आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं। आप 30% मतलब 9,000 रुपए हर महीने अपने ऊपर जैसा भी चाहे गिल्ट फ्री खर्च करिए। फिर आप बोलेंगे यार मुझे तो 40,000 का फोन चाहिए, अब वो कैसे आएगा? आप लोन नहीं लेंगे, आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे, आप 4 महीने पैसे बचाएंगे। एंड फर्ज करिए कि ये पूरे के पूरे 9,000 रुपए बचा पाते हैं, तो 4 महीने बाद 36,000 रुपए जब आपके पास होंगे, तब आप जाकर वो 40,000 का फोन लेंगे। एंड इससे डिसिप्लिन बनेगा। इससे आप अपने पैसे को फालतू ना समझ के उसको ट्रूली वैल्यू करेंगे, और हर एक चीज जो अपने लिए कमाएंगे, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने अरमानों के लिए, उसकी भी कद्र होगी। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो कि करना चाहिए, अगर सही से यूज करें तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है टू ग्रो योर क्रेडिट स्कोर, टू बी स्मार्ट अबाउट योर मनी, टू अर्न रिवॉर्ड्स, तो आप बिल्कुल करिए। एंड फिर पूरे का पूरा पैसा जब आपका बिल रिलीज होगा आप उसको पे करिए। तो फर्ज करिए आपने 9 में से 8,000 रुपए अपने रेस्टोरेंट में खर्च कर दिए, या कहीं कोई फोन की ईएमआई चल रही है, या कहीं कोई आपने कपड़े ले लिए हैं, एब्सोल्युटली फाइन, क्रेडिट कार्ड यूज करिए। एंड जब बिल आएगा पूरे के पूरे 8,000 रुपए वापस। और फिर फाइनली फाइनेंशियल मेट्रिक नंबर 5, द रिटायरमेंट इनकम। एक पॉइंट आएगा दोस्तों, चाहे जितना भी दूर लगे, जब आप कमाना बंद कर देंगे। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब आपकी इनकम या तो रुक चुकी है, या आपने खुद अपनी इच्छा से रोक दी है। सो यू कैन रिटायर एट 40 एंड आप पैसे के लिए अब काम नहीं करेंगे। यू मे वर्क टिल 60 एंड उसके बाद काम नहीं कर सकते। गिव और टेक, रिटायरमेंट मीन्स इनकम बंद। एंड उस पॉइंट पे बाकी की जिंदगी बची है। लेट्स से यू विल लिव टिल 80, 85। आपको उस 20, 30, 40 साल की जिंदगी के लिए प्लान करना पड़ेगा। हर साल खर्चे होंगे, हर साल खर्चे बढ़ते रहेंगे, एंड उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग पे हमने एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि आपके वर्किंग एज में आपको कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा वो बन जाएगा आपकी रिटायरमेंट एज तक, और उसके बाद कितना पैसा आप हर महीने रेगुलरली इन्फ्लेशन एडजस्टेड निकाल सकते हैं, ताकि आपकी बाकी बची हुई जिंदगी पूरी सिक्योर रहे। अब इस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं तो आप ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेडिकेटेड रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं ना, फ्रैंकली यू आर इन द टॉप 10 to 12% ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि बाकी का देश नहीं करता है। फर्ज करिए 60 साल की उम्र में आप 5 करोड़ रुपए चाहते हैं, which by the way will be enough and more for you to live the rest of your 20-25 years of life comfortably, जहां आप 1 से 2 लाख रुपए हर महीना आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप 45 साल की उम्र में ये रियलाइज करते हैं कि यार 60 साल तक 5 करोड़ चाहिए, तो आपको हर महीने 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 35 साल की उम्र में अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो सिर्फ 30,000 रुपए महीने में आप 5 करोड़ रुपए पहुंच सकते हैं बाय द टाइम यू आर 60। लेकिन अगर आप सिर्फ 25 साल की उम्र से शुरू कर देंगे तो मात्र 9,000 रुपए महीने में आप 60 साल की उम्र में 5 करोड़ तक पहुंचेंगे। ये है पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। इनफैक्ट कंपाउंडिंग ना सबसे फैसिनेटिंग चीज है, और इस चैनल में मैं जितना भी कंपाउंडिंग के बारे में बोल लूं कम होगा। एक एग्जांपल दूं, अगर आप 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं 5,000 रुपए के साथ, 40 साल तक करते हैं, तो आपने खुद के सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे। लेकिन 40 साल बाद आपके पास पता कितने होंगे? 5 करोड़ 30 लाख रुपए। मतलब खुद के 24 लाख के ऊपर आपने 5 करोड़ रुपए कमाए होंगे। एक और बड़ी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करिए 25 साल की उम्र में आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। 60 साल की उम्र तक आपने खुद के 42 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे होंगे, लेकिन आपके पास खुद के 10 करोड़ 60 लाख रुपए होंगे। आपका दोस्त अगर 35 साल की उम्र तक वेट करता है, लेकिन 10 की जगह 20,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करता है,
तो 60 साल की उम्र तक उन्होंने खुद के 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, मतलब आपसे भी ज्यादा। लेकिन उनके पास 60 साल की उम्र में 7 करोड़ रुपए होंगे, आपसे 3.5 करोड़ रुपए कम। इन्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया प्रिंसिपल, आप जितनी देर तक इन्वेस्ट करते हैं वो उतना ही मैटर करता है जितना कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। 20s में ना कंपेयर करना बहुत नेचुरल होता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे क्रेडिट के साथ, लोन के साथ बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, ऐसा लगता है बड़े अमीर हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के थ्रू होपफुली आप ये जान पाए होंगे कि आप अगर ये पांचों चीजें सही से कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली रिचर देन 90% ऑफ इंडिया। क्योंकि ज्यादातर भारतीय किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी कंडीशन में इन फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे अच्छा स्कोर नहीं कर रहे। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।